तकलीफ हुई। रात में 1-1:30 बजे उनका बेटा बोला कि महावीर हॉस्पिटल ले चलो। श्याम भाई तकलीफ में भी इतना मुंह से बोल पाए, नहीं ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, INS डॉक्टर आपटे को फोन करो, वहां ले चलो। और सही समय पे ट्रीटमेंट पहुंचे। और अपने सबके बीच में है श्याम भाई, ऐसे हरीश भाई बजाज, गजन जी मालपानी, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। हमारे इन सेमिनार की ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग जरूर होती है, जिसको हम पीछे शेयर करते हैं। पिछले विगत 12 वर्ष में तकरीबन सभी सेमिनार्स की QR कोड लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है। जिस भाइयों बहनों को पिछले कोई भी सेमिनार की आपको लिंक चाहिए, सब नीचे अवेलेबल है। इंडिविजुअल डॉक्टर्स के नाम से, टॉपिक के नाम से आप लोग जब भी ले सकते हैं। उसका फ़ायदा डॉक्टर आपटे सबसे ज़्यादा लेते हैं। उनके पिछले जो 2 या 3 सेमिनार हुए, कोई पेशेंट आता है, वो बोल देते भैया जो मैंने 1 घंटे में समझाया शायद मैं तेरे साथ 10 घंटे बैठ के भी नहीं समझा सकता हूँ, इसका QR कोड ले ले और तू इसको शांति से 1 घंटा घर पे देख लेना। सबसे पहले दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विनय भाई, डॉक्टर अनिरुद्ध आपटे जो हमारे इसके सेमिनार प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर कुमार भाई नायक, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा आगे आए, निर्मलेश भाई साहब प्लीज आगे आइए, गिरधर गोपाल जी मुंदड़ा, सुशील जी, सुरेखा प्लीज। डॉक्टर आपटे के फादर जो हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, मुकुंद आपटे जी अंकल, दादा आपटे प्लीज आप सब आइए। श्याम भाई गुप्ता प्लीज हमारे दीप प्रज्वलित का प्रोग्राम करके शुरुआत करवाइए। कि हमारा साल में मैक्सिमम 4 सेमिनार होते हैं ऑन एन एवरेज, हर 3 महीने में। कृपया नोट कर लें, साल में 4 घंटे आपको अपने और अपने परिवार के लिए निकालना है। पूरे साल में 7200 घंटे होते हैं, उसमें से 4 घंटे 4 अलग अलग समय में आपको और अपने परिवार के लिए निकालना है। तो आपकी उपस्थिति से ही ये फिजिकल चल रहा है। शुरू किया गया है, जो समाज में हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, उससे जो रोग हैं उन रोगों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और उसके चलते रहते प्रतिशत या उससे ज़्यादा प्रतिशत से हमको ज़्यादा जागरूकता लानी है हेल्थ अवेयरनेस में। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एंड कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम अगर शुरू में उनके चिन्हों को पहचान ले तो दे आर टोटली ट्रीटेबल, 100% ट्रीटेबल। मतलब ब्रेस्ट कैंसर और कई तरह के कैंसर भी अगर शुरू के समय में हमको पता लग जाए, ये तो एक कैंसर का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हर सिस्टम के, किडनी के रोग हैं, हार्ट के रोग हैं, ब्रेन के हैं, पेट के हैं, इनके शुरुआती लक्षण अगर पता लग जाए ना, दे आर टोटली ट्रीटेबल इवन इफ दे आर वेरी वेरी डेंजरस। तो उन लक्षणों के प्रति जागरूकता लाने के लिए लोग अवेयर हों अपने हेल्थ के प्रति और उन लक्षणों को पहचान सकें, क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसा कंप्यूटर या मशीन है जो कि हमेशा हमको वार्निंग साइन देता रहता है। हम अपने कंप्यूटर सब चलाते हैं, वो अगर गड़बड़ होने वाला होता है तो पहले कभी कभी हैंग होने लग जाता है। उस हैंगिंग को अगर हम पहचान लेंगे ये कोई वार्निंग साइन है तो हम डाटा को सेव कर सकते हैं, क्रैश होने से बचा सकते हैं कंप्यूटर को। सेम इज़ विथ लाइक आवर बॉडी। तो उस सोच के साथ जो लेटेस्ट एडवांसेस मेडिकल फील्ड में हो रहे हैं उनकी थोड़ी जानकारी और लक्षणों को पहचान के उस जानकारी को आधार में रखते हुए कैसे अर्ली ट्रीटमेंट लिया जाए, उस सोच के साथ हमने ये सेमिनार शुरू किया था। एंड वी डिसाइडेड कि वी विल इनवाइट द लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ द सिटी टू डिलीवर दीज टॉक्स, ताकि वो अपना प्रैक्टिस का पूरा निचोड़, उनका सारा अनुभव और उनकी सारी नॉलेज वो
हमारे साथ शेयर कर सकें। और वी आर वेरी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग आवर स्पीकर्स, क्योंकि ये हमारा जो फोरम है वो एडवर्टाइजमेंट का फोरम नहीं है, ये पब्लिक अवेयरनेस का फोरम है। तो ऐसे ही स्पीकर्स को हम चुनाव करते हैं जिनको भगवान की दया से शहर नहीं, पूरे स्टेट या पूरे जोग्राफिकल रीजन में किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं। कुमार नायक का आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा, आई एम वेरी श्योर। इसी तरह जो भी स्पीकर आता है वो सब अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आपके साथ अपना कीमती समय निकाल के आते हैं। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि अगली बार आए तो अपने एक पड़ोसी को ज़रूर पकड़ के लेके आएँ, एक पड़ोसी को बस, वन। क्योंकि अगर परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, देश जागरूक रहेगा, एंड वी विल बिकम ए वेरी पावरफुल नेशन, विच वी आर ऑलरेडी ऑन द वे टू बिकमिंग पावरफुल, बट वी विल रियली बिकम पावरफुल इफ़ वी आर ए हेल्दी नेशन। सो बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कुमार भाई को इन्वाइट करता हूँ कि अपना, विनय भाई बोलेंगे और फिर कुमार भाई अपना एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आज हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर भाई लोग भी आते हैं। आज डॉक्टर मुकेश पारा सर भी आए हुए हैं, उनका भी वेलकम है। डॉक्टर अजय जैन का मैसेज आया, मैं बॉम्बे हूँ इसलिए नहीं आ पाया। तो ऐसे कई सारे डॉक्टर्स आते हैं। पिछले कुछ सेमिनार में नवापुर, नंदुरबार, बैल से डॉक्टर्स खाली सुनने आते थे। तो इससे समझ सकिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। विनय भाई को बोलूँगा डॉक्टर कुमार नायक का संक्षिप्त परिचय दें। एक चीज़ के लिए और निश्चित रूप से हम ताली बजाएंगे कि कुमार भाई वायरल में है, फीवर में, तो भी दवाई लेने सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने आए हैं। मैंने कल पूछा, आप बोले तो कैंसिल कर दें, पोस्टपोन कर दें, कि बोले नहीं श्रीकांत भाई मैं टेबलेट ले लूँगा, बट आपने जो इतने लोगों को इनवाइट किया है तो निश्चित रूप से डॉक्टर कुमार नायक का बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये 38वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। फिर से रविवार के दिन आप अपना कीमती समय निकाल के आए, आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के मेरे कलीग निर्मलेश जी आर्या, श्रीकांत मुंद्रा, अतुल बांगड़ और एंटायर टीम और अग्रवाल ट्रस्ट की पूरी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके कारण हम ये सेमिनार कर पा रहे हैं। और लास्ट में डॉक्टर कुमार नायक का खास धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय निकाल के ये सेमिनार आज हमारे सामने। पहले भी मैंने बताया है, आज फिर एक चीज़ शेयर करूँगा। अभी श्रीकांत जी ने भी बताया, डॉक्टर आपते साहब ने भी बताया कि इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको एक घंटे में जो आपके वेवलेंथ पे आकर शेयर करना, ये एक यूनिक मॉडल है। क्योंकि मैंने देखा कि समझ लो, ये जब सेमिनार जब से हम कर रहे हैं, साथ ही साथ सीखने को तो हमको भी बहुत कुछ मिला। आपको फ्यू एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एपिलेप्सी के बारे में सेमिनार का, तो उससे पहले एपिलेप्सी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। जब वो सेमिनार अटेंड किया तो बताया कि वो तो लगभग क्योरेबल है, उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं और उसके सिम्टम्स में क्या किया जाना चाहिए। पैरालिसिस के बारे में तो आपको पता ही है कि उसका क्योर आने के बाद और उसको सिम्टम्स के साथ अगर हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंचते तो क्या होता है। इसी तरह कुमार सर के पिछले जो सेमिनार था, उसकी एक दो बातें मुझे याद है, वो आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने बताया कि जो किडनी स्टोन के उनके पेशेंट है, वो ये मिड मार्च से लेके मिड जून में 3 महीने में जितने पेशेंट आते हैं, उतने पूरे साल 9 महीने में नहीं आते हैं। तो बोले ये कारण क्या है। उन्होंने बताया बड़ा सिंपल कारण है कि हम हमारे हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। हम जितनी मात्रा में इस समय हमें पानी पीना चाहिए हम नहीं पीते हैं। तो टिप तो बड़ी स्मॉल है और कॉम्प्लिकेशन कितने बड़े आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जैसे अभी आपते सर ने बताया कि कैंसर का नाम सुनते ही हम बहुत मतलब एक भय में आ जाते हैं, लेकिन जैसे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कैंसर। आदमी अपनी पूरी लाइफ स्पैन जी जाता है, ही डाइज, लेकिन रीजन कोई दूसरा पाता है। ही डाइज विद द प्रोस्टेट कैंसर बट द रीजन इज नॉट द प्रोस्टेट कैंसर। तीसरा उन्होंने बताया कि भाई अगर आपके किडनी स्टोन अनट्रीटेड है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को आप प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं करते हो, तो वो किडनी को इंसल्ट कर सकती है। एंड किडनी इज सच एन ऑर्गन कि एक बार उसमें कोई भी इंसल्ट आया तो वो रिवर्सिबल नहीं है। तो ये सब बातें जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे इन सब की नॉलेज नहीं थी।
इनका लास्ट जो सेमिनार अटेंड किया वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आप भी हर सेमिनार में ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स, परिवार, सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग मतलब एक नॉलेज है। कुमार सर के बारे में संक्षिप्त में, आपकी ऑलरेडी 35 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं इनको यूरोलॉजी का संक्षिप्त में भीष्म पितामह या अमिताभ बच्चन बोलूंगा। एक बात आपको बताना चाहूंगा, इनकी बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है। ये बहुत सोच समझ के जहां सर्जरी की रिक्वायरमेंट है वहीं सर्जरी करते हैं। अगर बिना सर्जरी ट्रीटमेंट हो तो काफी हद तक इनका एफर्ट और वो रहता है। ये अप्रोच मैंने अपने आप काफी पेशेंट्स को भेजा इनके पास और देखा है, तो वो आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और अगर जैसे हम अभी जोमेटो देखते हैं या कुछ देखते हैं और बोले रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है, या बुक पढ़ते हैं तो अमेजन में रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है, और डॉक्टर साहब की रेटिंग मुझे देने को बोलोगे तो मैं 5 में से 5 ही दूंगा। आपने 12th 1980 में किया और 12th में आपके बायोलॉजी में स्टेट में हाईएस्ट थे। आप बोर्ड्स में 10th आए। MBBS और MS NHL म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज से किया, जो VS हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। DNB MPUH नडियाड से 1995 में किया। फिर वहीं 7 साल की फुल टाइम यूरोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस की। 28 ईयर्स इन्होंने यूनिक्योर हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट वर्क किया। 1 साल से आप सिट्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। आपको CKP मेनन अवार्ड मिला 1993 में। BC रॉय अवार्ड मिला स्टेट लेवल का इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। बहुत सी प्राइजेस जो मैं इंडिविजुअली नहीं बताना चाहूंगा वो जोनल और नेशनल लेवल में आपको मिली है। इनका पैशन नंबर 1 में इन्होंने मेडिसिन लिखा है, एंड दैट इज अमेजिंग। बिकॉज अगर हम हमारे प्रोफेशन से अगर हमको पैशन नहीं रहेगा तो हम डिलीवर कैसे कर सकेंगे। एडेड टू दैट ये बहुत अच्छे राइटर है। मैंने भी इनकी बहुत सी पोइट्रीज पढ़ी है। और म्यूजिक में ही इज अ हार्डकोर किशोर कुमार फैन। तो दिस इज कुमार नायक फॉर यू सर। रिक्वेस्ट टू स्टार्ट द सेमिनार। थैंक यू। हर जगह इत्री नहीं महका करते, हर जगह इत्री नहीं महका करते, कभी कभी डॉक्टर कुमार भाई जैसी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। वेलकम टू डॉक्टर कुमार नायक। हाँ, वो आज इसी बीच में कोई रह गया। डॉक्टर कुमार नायक का बुके पुष्पगुच्छ से निर्मलेश भाई और कृष्ण गोपाल जी मुंद्रा से निवेदन करूंगा, पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। मोमेंटो के लिए मैं श्याम भाई गुप्ता और गिरधर गोपाल जी मुंद्रा से निवेदन करूंगा कि मोमेंटो दें। और हरीश भाई बजाज और राम रतन जी भूतड़ा से निवेदन है उनका सम्मान शील्ड देके करें। प्लीज़ बीच में आप कोई भी आए तो साइड में चेयर खोलिए। और आप सबसे निवेदन है कि अपने को अगर आपको अपना स्थान इम्पोर्टेंट अगर लेना है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आता है। यहाँ सब हमारे लिए जो समय से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अब बीच में कोई भी चेयर नहीं लगाएगा ना करेगा, जो साइड में जिसमें पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। मैनेजमेंट यतिराज सुदर्शन प्लीज़ ध्यान रखना। दे दो। प्यारा दोस्त है, बैठा है, कहाँ है? ओ वहाँ है। और सभासद में सब विराजमान बुजुर्ग लोग और मेरे प्यारे दोस्तों, ये फूलों का फर्स्ट स्लाइड इसलिए रखा है कि हमारे बीच में जो नॉलेज का आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, आप जब हमें बताने आते हैं तब आप में से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो वो भी एक आपका भी कंट्रीब्यूशन है। ये जो नॉलेज का खुशबू है ना, वो फूलों की तरह हमेशा फैलती रहे, ऐसी एक शुभेच्छा के साथ आज का सेमिनार हम चालू करेंगे। ये टाइटल है ना, फिलोसॉफी और यूरोलॉजी। आज क्यों ऐसा टाइटल दिया? तो आप सुबह उठते हो, व्हाट्सएप यूजुअली सब देखते हैं सुबह में, तो काफ़ी आपको
अच्छी अच्छी टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स श्रीकांत जी बेचते हैं, विनय जी बेचते हैं, और उसमें लाइफ को इम्प्रूव करने के काफ़ी सुझाव होते हैं। तो लोग आइदर उसको स्क्रॉल कर जाते हैं, या कोई लोग ऐसे भी है जिसको पढ़ के उसको सिंसियरली लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं और जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। तो सोचा कि क्यों हम जो यूरोलॉजी है, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, रोग है, उसको एक सिंप्लीफाइड वे में, एक फिलोसॉफिकल वे में आपके सामने रखे, जिससे आपको उसकी पूरी नॉलेज अच्छी तरह से मिले। तो दैट्स वाई इसका टाइटल फिलोसॉफी ऑफ यूरोलॉजी रखा। यूरोलॉजी या कोई भी ब्रांच का जो फिलोसॉफी है वो सिर्फ 3 सेंटेंस में आएगा। क्या करना? क्या करना मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जाओगे? आप इधर उधर भटको मत, कोई अच्छे ट्रस्टवर्दी डॉक्टर, ट्रस्ट के बिना मेडिसिन में कुछ नहीं चलता है। आपको अगर ट्रस्ट है वहाँ ही जाइए। अभी ये ट्रस्ट वाले डॉक्टर कैसे ढूंढेंगे? तो आइदर तो आप उनके पहले से पेशेंट है, जो मैं काफ़ी यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे काफ़ी पहचान वाले लोग हैं, जिसको मैं पेशेंट नहीं बोलूँगा। किसी को पेशेंट बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समाज में पेशेंट कम हो और सब तंदुरुस्त रहे। तो उनको आप अगर बता रहे तो उनके पास जाओ, या फिर आपके कोई सही रिश्तेदार, इसका मतलब ये है कि जो आपको सही सलाह दे, उनकी राय लेके आप कोई डॉक्टर के पास जाओ। आपका ट्रस्ट होगा तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह से होगा। तो ये क्या करना वो समझना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना। क्या नहीं करना इसका मतलब ये है कि आप क्वैक्स के पास मत जाओ, जिसको सही नॉलेज नहीं है, जो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन डॉक्टर के नाम से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास मत जाओ। उससे आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो क्या नहीं करना वो ज़रूरी है, और अल्टीमेटली क्या करके बचना। प्रिवेंशन, रोग है, रोग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, तो क्या करके बचना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 वाक्य में पूरा फिलॉसफी यूरोलॉजी का आ जाएगा। और अभी अभी मेरे को एक याद आया कि और क्या नहीं करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। वो है गूगल का इस्तेमाल सही तरीके से करो, अननेसेसरी मत करो। आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा आप परेशान होंगे। तो गूगल सही तरीके से आपको हेल्प भी कर सकता है, और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप प्रॉब्लम में भी पड़ोगे। तो गूगल को भी सही तरह से आप इस्तेमाल करो। तो ये रहा फिलॉसफी ऑफ यूरोलॉजी। हम ये मेनली 3 चीज़ों के बारे में, स्टोन के बारे में, प्रोस्टेट के बारे में और प्रोस्टेट के कैंसर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत अदर कैंसर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, अगर टाइम परमिट करता है तो। और ये सेमिनार का फिलॉसफी क्या है? रोग को समझो, ट्रीटमेंट को समझो, रोग से बचने का उपाय समझो। ऐसे सेमिनार में मिलते रहे, तंदुरुस्त समाज का निर्माण करें। अभी ये तंदुरुस्त समाज क्या है? 3 तरीके से है। आर्थिक तंदुरुस्ती, जो शायद मेरे से ज़्यादा आपको पता है, और शारीरिक तंदुरुस्ती, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट मानसिक तंदुरुस्ती। मानसिक तंदुरुस्ती इसलिए ज़रूरी है कि कई बार कोई रिपोर्ट आने से पेशेंट इतना घबरा जाता है और 4 दिन तक सोता नहीं है जब तक वो हमको मिलने आता है। तब मैं समझाता हूँ कि ये 4 दिन में कुछ हो तो नहीं गया है ना, तो क्यों आपकी नींद खराब करते हो? सबके सब उपाय होते हैं। तो आप मानसिक तंदुरुस्ती भी रखो। ऐसा समाज का हमें निर्माण करना है, और इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको सिर्फ मेरे पास आना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सही जगह पे जाओ, इतना ही हमें आज समझना है, और कैसे ये सब चीज़ों से बचना है वो समझना है। पहले हम किडनी की पथरी के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। ये सब मेरे लिए है कि क्या क्या मेरे को बोलना है। मैं जो बोलूँ उसको ही आप थोड़ा कंसंट्रेट करना, उसमें सब चीज़ आ जाएगी। हेलो। तो पहले हम यूरिनरी स्टोन, पथरी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कारण क्या है,
उसके सिम्टम्स क्या है, उसका निदान कैसे हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जो गैर मान्यता है वो क्या क्या है, और अल्टीमेटली कौन सी इमरजेंसी है कि जहां आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सब हम यूरिनरी स्टोन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये डायमंड्स है जो सभी को चाहिए। सूरत डायमंड सिटी है, सो डायमंड्स आर फॉर एवर। ये हमारे डायमंड्स है जो हमें कभी नहीं चाहिए। ये पथरी है जो हमें नहीं चाहिए, उसके लिए हमें आज डिस्कस करना है। पथरी ज़्यादातर पुरुषों में होती है। ये शायद बहुत सालों पहले का डेटा है, अभी का डेटा मेरे हिसाब से इतना वजूद नहीं रखता है। पहले क्या होता था कि पुरुष लोग बाहर गर्मी में काम करने जाते थे और लेडीज़ लोग जो भी काम करते थे या घर पे या ऑफिस में, बट नॉट फिजिकल लेबर। अभी क्या है कि सब लोग सभी जगह पे है, तो शायद ये इंसिडेंस इतना सही नहीं हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो हम देखते हैं कि पुरुषों में पथरी ज़्यादा होती है। ये स्टोन्स जो है वो हॉट क्लाइमेट में होते हैं। स्टोन बेल्ट है एक अपना इंडिया में, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, ये सब जगह स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा है, मेनली बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट। गर्मी जहाँ ज़्यादा है, फ्लूइड बॉडी में से कम हो जाता है, क्षार वहाँ जमते हैं और स्टोन बनते हैं। एक बार स्टोन होता है तो ये बारी बारी होने की संभावना है, और वो होने की संभावना पूरी लाइफ में 50% है और एक साल में 10% है। यानी एक बार स्टोन हुआ तो एक साल में वो वापस होने की संभावना 10% है। नहीं चलता है कि बॉडी में से कितना फ्लूइड चला जाता है। आप विंटर में देखो और समर में देखो। विंटर में आप यूरिन करने दिन में कितनी बार जाते हैं और समर में कितनी बार जाते हैं, तो नेचुरली आपका यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। यूरिन का प्रोडक्शन कम होने से जो क्षार जमने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और स्टोन बनते हैं। तो हॉट क्लाइमेट वो मेन रीज़न है, इसलिए इंडिया में स्टोन्स का इंसिडेंस ज़्यादा है। दूसरा है एक इंट्रिंसिक बॉडी डिफेक्ट। एक ही फैमिली में किसी को स्टोन होता है, किसी को नहीं होता है। तो एक बॉडी की इनहेरेंट डिफेक्ट है। आप जो खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, आपके इंटेस्टिन में, आंत में ऐसी डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपका कैल्शियम और ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो किसी को वो लोडिंग होता है ब्लड में जो यूरिन तक पहुंचते क्षार बन के स्टोन बनाता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको होता है वो होना है। इसको कैसे प्रिवेंट करना उसके इलाज है, लेकिन उसको पहले रोकना मुश्किल है। हमारे मेडिसिन में जब कोई रीज़न नहीं मिलता है ना, तब उसको हम इडियोपैथिक बोल देते हैं। बहुत सिंपल है कि हमको पता ही नहीं है कि क्यों यूरिन में कैल्शियम इतना जाता है ये पेशेंट में, कोई रीज़न नहीं है और इसमें स्टोन बनते हैं। और ये जब से ये फिटनेस का एक ट्रेंड चला है, तब से ये डाइट आ गया, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। अभी आप प्रोटीन लो जरूरी है, लेकिन हाई प्रोटीन यानी इसके इतना अतिरिक्त हो रहा है कि हर रोज के वो प्रोटीन के, वे प्रोटीन के डिब्बे महीने महीने में खाली करते हैं लोग। और प्रोटीन डाइट से स्टोन बनते हैं। खाने में सब चीज़ की ज़रूरत है, आप थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लो, लेकिन इतना तो नहीं लो कि जिससे बॉडी को प्रॉब्लम हो। तो हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट से भी स्टोन बनते हैं। तो ये मेन रीज़न से स्टोन बनने के। अब हमने रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो एक हॉट क्लाइमेट की बात हुई। फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली में स्टोन होते हैं उनको होते रहते हैं, ऐसा एक स्टडी है। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिला है, लेकिन उसमें कोई जेनेटिक फैक्टर काम कर सकता है। गाउट में स्टोन होते हैं, गाउट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के स्टोन बनने की संभावना है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, गले में थायराइड के पीछे एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसको पैराथायरॉयड बोलते हैं। उसका एक हार्मोन है, स्राव है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। जिसको वो ग्रंथि में ट्यूमर हो या गांठ जैसा हो, उसको ये हार्मोन का लेवल बढ़ता है और ये हार्मोन से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ता है। जब कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो
यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और स्टोन बनेंगे। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वो कंडीशन में भी स्टोन बनने की संभावना है। मोटापा, ओबेसिटी से काफ़ी चीज़ें होती है और एक चीज़ है वो मोटापा में स्टोन बनना है। वही चीज़ बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी स्टोन बनने का इंसिडेंस ज़्यादा है। वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन का जो इश्यू है वो बेरियाट्रिक के बाद होता है, बिकॉज आपका सर्टन पोर्शन निकाल दिया है हाथ का और उसको जॉइन किया है, तो पूरा एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो जाता है और उससे स्टोन बनते हैं। प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया, ऑक्सिलेट का एक्सक्रीशन यूरिन में ज़्यादा होना वो एक जेनेटिक डिफेक्ट है, वो बच्चों में भी होती है। छोटे छोटे 1 साल के बच्चों को भी स्टोन होना पॉसिबल है, वो ये कंडीशन में है। पोजीशन है बॉडी में वो ऐसे 2 अलग अलग रहती है। हॉर्सशू किडनी यानी नीचे से वो जॉइंट है, इसलिए किडनी की ट्यूब का जो पैसेज है उसका पैसेज का शेप चेंज हो जाता है, तो यूरिन का स्टोरेज होता है। बेसिकली ये सब में स्टोरेज होने की वजह से स्टोन बनते हैं। तो ये बेसिक रिस्क फैक्टर है स्टोन बनने के। अब जब एक सिंपल एग्जांपल ले कि एक बीकर में आप पानी डालो, उसमें शक्कर या खांड या सॉल्ट डालते रहो, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व नहीं होता है तो आप ज़्यादा पानी डालो और डिज़ोल्व हो जाएगा। बट एक स्टेज ऐसा आएगा कि नीचे वो सब जम जाएगा। वो जो स्टेज है उसको सुपर सेचुरेशन बोलते हैं, यानी कि अभी इससे ज़्यादा उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते हम, हो या यूरिक एसिड हो। एक क्षार आएंगे, आप पानी पियोगे, ज़्यादा यूरिन होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि क्षार की मात्रा ज़्यादा है, यूरिन की मात्रा कम है, तो वो क्षार सब जमने लगेंगे और जब वो इकट्ठे होंगे तब ये स्टोन बनेगा। तो पहले उसके क्षार है, फिर वो क्रिस्टल होंगे, इसके बाद स्टोन बनेगा। तो ये सिंपल वे में स्टोन बनता है और उसका ट्रीटमेंट भी सिंपल है कि उसको आप डिज़ोल्व करो। डिज़ोल्व करोगे तो वो निकल जाएंगे, डिज़ोल्व नहीं करोगे तो जम के स्टोन बनेगा। तो इतना डिस्कशन के बाद हम शॉर्ट में अगर इसको एनालाइज करें तो स्टोन बनने के लिए यूरिन को सुपर सैचुरेशन स्टेज में जाना जरूरी है। बॉडी ने प्रोटेक्शन के लिए यूरिन में सर्टेन सब्सटेंस दिए हैं जिसको इनहिबिटर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टोन नहीं बनते। जैसे कि साइट्रेट है, यूरिन में अगर साइट्रेट का लेवल अच्छा हो तो स्टोन नहीं बनने देता। बताता हूँ मैं, ये किडनी के अंदर से एंडोस्कोपी से फोटो लिया हुआ है। ये जो वाइट वाइट दिखता है वो कैल्शियम है, वो किडनी की वॉल के अंदर है। ये लेवल पे ब्लड आके फिल्ट्रेशन होके यूरिन बनता है। यहाँ सब जमे हुए जो ये कैल्शियम है वो जब बाहर निकलेगा तब स्टोन बनेगा। ये एंडोस्कोपिक व्यू है। ये जो वाइट वाइट है वो ऐसे स्टोन नहीं है, बट इसमें से स्टोन बनेगा। तो जब भी मैं कोई पेशेंट की सर्जरी करता हूँ तो ये दिखाता हूँ कि देखो आपके किडनी के अंदर ऐसे पॉइंट्स है, तो आपको संभाल के रहना है, आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है। इसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ। इसको निकालना है तो पूरी ये किडनी की वॉल को आपको निकालना पड़ेगा, वो बहुत नुकसान करेगी। तो इसको रेंडल्स प्लेक बोलते हैं और ये स्टोन बनाने का प्रिकर्सर है, स्टोन के पहले की स्टेज है। और ये जिसको स्टोन बनते हैं उसमें काफ़ी कॉमनली दिखती है। स्टोन कितने प्रकार के हैं? तो एक कैल्शियम ऑक्सलेट कॉमन, अब अराउंड 60 to 70% स्टोन्स इंडिया के हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। और दूसरा कॉमनेस्ट वो है यूरिक एसिड, स्ट्रूवाइट स्टोन यानी इन्फेक्शन वाले स्टोन। तो ये मेनली स्टोन्स है जो हमें कॉमनली इंडिया में मिलते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, बहुत हार्ड स्टोन होते हैं, सुपारी के टुकड़े जैसे है। ये जो स्टोन है उसको तोड़ के ये निकाला गया है। स्टोन को निकालने की जो भी प्रोसेस है उसमें उसको ब्रेक करना जरूरी है। इतना बड़ा स्टोन आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो उसको बेसिक ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल ब्रेक करना है, इसलिए आपको ये पीसीस में दिखते हैं। ये पुरुष को दोनों किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के बड़े बड़े स्टोन हैं। आप देख सकते हैं कि स्टोन की वजह से किडनी फूली हुई है। स्टोन से क्या होता है वो ये चीज़ दिखाती है कि किडनी फूल जाती है। पहले किडनी फूलती है, शायद कुछ पता नहीं चले, बाद में पेन होता है, धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते किडनी की वॉल को थीन कर देता है।
तो स्टोन को ज़्यादा तक बॉडी में रहेगा तो वो नुकसान करेगा। एक दूसरा एग्जांपल दूं, एक पत्थर ज़मीन पे पड़ा रहेगा, काफ़ी पेशेंट्स ने ये सुना भी होगा, काफ़ी चीज़ें रिपीट भी होगी, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जो बताना है वो पुरानी चीज़ भी वही बतानी पड़ती है। कोई पत्थर ज़मीन पे पड़ा रहेगा, 1 साल के बाद आप उसको उठाओ, वो मिट्टी लेके आएगा। तो ग्राउंड में उतने लेवल में मिट्टी का लॉस हुआ। ऐसे ये स्टोन किडनी में पड़ा रहेगा और जब भी निकलेगा ये किडनी की इतनी वॉल को खराब करके निकाल के निकलेगा। कई पेशेंट कहते हैं सर मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं क्यों कराऊं? थोड़ा समझाते हैं, जो समझेगा वो करेगा, नहीं करे समझेगा तो ठीक है, वो अलग बात है। बट ये चीज स्टोन में होती रहती है। ये पेशेंट को दोनों तरफ स्टोन है, राइट ये किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, किडनी की नली में यहाँ स्टोन है, ये यहाँ स्टोन। ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि दोनों किडनी की नली में स्टोन आके अगर टोटल ब्लॉकेज हो जाएगा तो किडनी से यूरिन नीचे तक पेशाब की थैली में नहीं आएगा। यूजुअली ये किडनी की नली में से यूरेटर में से स्टोन नीचे ब्लैडर तक आता है, ये लेफ्ट किडनी में से यूरेटर में से ब्लैडर तक आता है। बट जब दोनों यहाँ स्टक हो जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, तो दोनों किडनी में यूरिन जमा होता है, वो एक इमरजेंसी है जिसको ट्रीट करना इमरजेंसी लेवल पे ज़रूरी है। डिफरेंट साइड स्टोन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, राइट किडनी में भी है, लेफ्ट किडनी में मल्टीपल है, राइट किडनी की नली यूरेटर में है, और ये मूत्र नली में, ये पेशाब के रास्ते में है, पेशाब निकल ही नहीं सकता है। एक ही पेशेंट को मल्टीपल साइड पे स्टोन है। ये पेनिस में स्टोन हुआ है, पैसेज के में सेंटर में ही हुआ, और ये स्टोन से यूरिन टोटली रुक जाएगा। ये एकदम जेन्युइन इमरजेंसी है। अब हम किडनी की एक रचना को समझ ले, नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक क्या है। ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, इसको यूरेटर बोलते हैं। ये नली है जो किडनी से ब्लैडर तक कनेक्ट करती है। ये राइट यूरेटर है, ये लेफ्ट यूरेटर है। ये ब्लैडर है जहाँ यूरिन का संग्रह होता है, हमें जब इच्छा होती है तो हम यूरिन करते हैं। ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट को अभी समझना जरूरी है क्योंकि हम बाद में प्रोस्टेट की बात करेंगे। तो ये नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक है, और ये यूरिनरी ट्रैक में सर्टेन लेवल पे रुकावट होती है, वो सभी को होती है। इसको फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, यानी कि वो चीज़ कोई प्रॉब्लम से नहीं हुई है, ये पहले से है। जैसे कि ये राइट किडनी है, उसकी नली चालू होती है, ये जंक्शन है जहाँ ये पेल्विस बोलते हैं और यूरेटर बोलते हैं, उसका जंक्शन है, वहाँ एक फिजियोलॉजिकल नैरोइंग है। यूरिन का प्रेशर आता है तब वो खुलता है और यूरिन नीचे जाता है। दूसरा, ये यूरेटर यहाँ से क्रॉस होता है, इसके पीछे, शायद ये पॉइंटर अभी नहीं चल रहा है, हाँ वीक हो गया। ये जगह पे जो यहाँ लिखा है, यहाँ पेट में से जो पाँव में मेन ब्लड वेसल्स जाती है, इसके ऊपर से यूरेटर को जाना पड़ता है, इसलिए एक हम्प जैसा हो जाता है, वहाँ थोड़ा बहुत यूरिन का स्टोरेज होता है। ये देखो तो कुछ, हाँ। और दूसरा लास्ट में जहाँ यूरेटर ब्लैडर में ज्वाइन होता है पेशाब की थैली में, वहाँ भी एक नैरोइंग होता है। ये 3 जगह ऐसी है कि जहाँ कोई स्टोन यहाँ बनेगा तो यहाँ आके रुक सकता है, अगर यहाँ से निकल गया तो यहाँ आके रुक सकता है, यहाँ से निकल गया तो यहाँ आके रुक सकता है, इसमें से निकल गया तो पेनिस में रुक सकता है या मूत्र नली में रुक सकता है। तो इतने फिजियोलॉजिकल नैरोइंग बॉडी में है। इतना समझने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेन पथरी का है या और कुछ नहीं है? ये बहुत टिपिकल पेन होता है। एक साइड से वो पेन चालू होता है, आगे आता है, पेशाब की नली तक जाता है, पेन के साथ वॉमिटिंग होती है, यूरिन में बर्निंग होता है या यूरिन कम होना, यूरिन में ब्लड आना, ये सब हो सकता है। ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ये टिपिकल पेन है, डायग्नोसिस इतना मुश्किल नहीं है। तो ये अगर होता है तो आपको समझना है कि मेरे को ये पथरी का पेन है, उसके लिए इनके पास जाना है। एक जो कन्फ्यूज़न कई बार ये पेन में होता है वो स्पाइन का पेन, कमर का।
कमर का पेन भी ऐसे होता है, बट यूजुअली उसमें ऐसे आगे तक जाना नहीं होता है, वॉमिटिंग नहीं होती है, यूरिन के प्रॉब्लम नहीं होते। तो ये जब टिपिकल सिम्टम्स आए तब समझो कि आपको किडनी का स्टोन है। अच्छा, ओके। साथ में नौशिया, वॉमिटिंग, थकान जैसा लगना, बेचैनी लगना, फीवर आना। आजकल इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, उसके काफ़ी रीजंस है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। स्टोन आके कहीं रुकता है तो किडनी में यूरिन जो जमा रहता है उसमें इन्फेक्शन होने से फीवर आता है। ये जब चिल्स होके फीवर आ रहा है, ठंड लग के फीवर आना, वो साइन हो तो समझो कि स्टोन की पथरी की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इमीडिएटली आप इसका इलाज कराओ। जब पेशेंट पथरी का पेन लेके आता है तब सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ये होता है कि उसको पेन में रिलीफ देना। ये पेन कोई डिलीवरी के पेन से कम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लेडीज़ को लेबर पेन भगवान ने दिया है तो पुरुषों क्यों रह जाए, उनको ये ज़्यादा होता है और ये पेन उसकी बराबर का है, और वो पेन को हमें कोई भी तरह से रिलीव करना है। तो वो टाइम पे हम भी इसको एडमिट करो, ये करो, इन्वेस्टिगेशन करो, वो बात की बात है। पहले इसको पेन को रिलीव करो, पेन रिलीव होगा तो बाकी की सब हो पाएगी। इसमें पेन किलर्स जो हम सेफली दे सकते हैं वो दे के पेन को रिलीव करना चाहिए। वॉमिटिंग होता है तो वॉमिटिंग को कंट्रोल करो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन। बॉडी में फ्लूइड की कमी है, वॉमिटिंग हो रही है, तो फ्लूइड दे के बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करो, हाइड्रेशन करो, तो उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। अगर फीवर या इन्फेक्शन का कोई चिन्ह दिखता है तो फिर एंटीबायोटिक्स देना है। फोर्स डायूरेसिस इज ग्रॉसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं जगह पे अभी भी ये ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट स्टोन की वजह से आया है, नली में फंसा हुआ है, तो 4-5 दिन तक हर रोज़ 8-8, 10-10 बॉटल चलते हैं। उसमें लेसिक्स का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे यूरिन ज़्यादा बनेगा कि फोर्सफुली वो निकल जाएगा। ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। जब स्टोन फंसा हुआ है और किडनी ब्लॉक हो रही है, आप उससे ऊपर से ज़्यादा यूरिन बनाने की कोशिश शॉर्ट टाइम में करोगे, किडनी में प्रेशर बढ़ेगा और किडनी में से यूरिन लीक होगा। ये बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है। हमें फ्लूइड देना है हाइड्रेशन के लिए। एक आधे घंटे में 2 लीटर यूरिन बनाना वो हमारा एम नहीं है। तो ये फोर्स डायूरेसिस जिसको बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए। लैब के सैंपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएटिनिन है। आप सब जानते हैं कि क्रिएटिनिन वो किडनी का फंक्शन दिखाता है, तो पहले वो देखना है। बाकी इन्फेक्शन के लिए CBC है, CRP है और यूरिन का रिपोर्ट, इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सोनोग्राफी, ज़रूरत पड़े तो CT स्कैन, ये सब ज़रूरी है। इतना वर्कअप होने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये स्टोन का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव यानी दवाई से होगा या उसको कुछ करने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट के ऑप्शंस इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। साइज, स्टोन का साइज लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 से 10 मिलीमीटर और मोर देन 10 मिलीमीटर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक गेहूं के दाने जैसा स्मूथ स्टोन होगा, वो 4 mm का होगा, वो इजीली पास आउट हो जाएगा क्योंकि उसको कहीं रुकावट नहीं होगी, वो स्मूथ सरफेस से वो निकल जा सकता है। लेकिन एक 3 mm का स्टोन, लेकिन एकदम इरेगुलर शेप का है, कांटे वाला है, वो कहीं नली में फंस गया, वो नहीं निकलेगा। तो शेप भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और साइट इसलिए कि आप अगर देखें अगली साइड में एक नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट का जो हमारा साइट था, अगर स्टोन पहली बार में यहाँ आके रुका तो उसको ऊपर से नीचे तक आना बाकी है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, उसका निकलने का चांस कम है। लेकिन वही स्टोन पहली बार में नीचे तक आ गया तो अभी उसको 2 सेंटीमीटर ही निकलना है, उसके निकलने के चांस ज़्यादा है। तो कौन से लेवल पे रुका हुआ है उससे भी स्टोन निकलने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। दूसरा, ट्रीटमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, यूनिलेटरल है या बायलैटरल? आई थिंक इस तरफ मैं रहूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं, सॉरी, आई थिंक आई हैव टू सी हियर ओनली।
एक तरफ स्टोन है या दोनों साइड पे है? दोनों साइड पे है तो मैंने जो आगे एक एक्सरे बताया था, दोनों नली में स्टोन फंसा हुआ है, जिसकी वजह से किडनी को डैमेज होना, यूरिन नीचे आना बंद होना, किडनी फेलियर होना ज़्यादा पॉसिबल है। इसलिए एक साइड है या दो साइड, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। सिंगल किडनी स्टेटस, आपको एक ही किडनी है जन्म से, उसमें आके स्टोन फंसेगा तो टोटल यूरिन आना बंद हो जाएगा, तो ये इमरजेंसी है सिंगल किडनी में। हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस पैसेज, मैं पेशेंट को पूछता हूँ कि आपने कभी स्टोन निकला है? निकला है तो कौन सी साइज़ का निकला है, हार्ड था या सॉफ्ट था? कई बार पेशेंट के 8 या 10 mm के स्टोन भी निकल गए हैं, और वो जब नया स्टोन लेके आया वो एकदम नीचे है, तो मैं थोड़े दिन उसको दे सकता हूँ। मेरे को पता है कि ये नली चौड़ी है, 8-10 दिन देने में सेफ हो तो मैं देता हूँ कि 8-10 दिन आप वेट करो, शायद निकले, नहीं निकले तो निकाल सकते, लेकिन ये हिस्ट्री है आपकी तो हम वेट कर सकते। लेकिन पहले एक 2 mm का स्टोन निकला है तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन पहले बड़ा स्टोन निकला है तो पॉसिबल है कि वो स्पॉन्टेनियसली निकल सकता है। और दूसरा, इन्फेक्शन है कि नहीं और किडनी का स्टेटस क्या है, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। अभी जब बताया कि साइज, शेप और साइट, साइज लेस देन 5 मिलीमीटर हो, स्टोन ये ऊपर के लेवल पे फंसा हो तो निकलने के चांस 30% है, वही स्टोन अगर नीचे आ गया है तो निकलने के चांस 70 to 80% है। अगर स्मूथ शेप है और ऑब्लोंग है, पतला है, तो निकलने के चांस अच्छे हैं, ऐसा इरेगुलर है तो निकलने के चांस कम है। ये पेशेंट को नीचे, ये एकदम नीचे आप देखोगे तो ये स्टोन है, वो लेस देन 5 मिलीमीटर सीधा नीचे आ गया है, इसको निकलने का चांस अच्छा है, बिकॉज एक ही पेन में वो किडनी में से नीचे तक आए। सब स्टोन किडनी में ही बनते हैं, वो निकल के नली में आते हैं। जब साइज 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, ये करीबन 10 मिलीमीटर का, 8 to 10 मिलीमीटर का स्टोन है, भले वो नीचे है लेकिन आप देख सकते हैं कि किडनी कैसी फुली हुई है। राइट साइड की किडनी काफ़ी फुली हुई है और लेफ्ट साइड की किडनी नॉर्मल है, इसको आप वेट नहीं कर सकते, आपका दर्द चला जाए लेकिन किडनी को डैमेज हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। सिंगल किडनी, ये राइट किडनी है, सिंगल है, लेफ्ट साइड किडनी नहीं है, उसमें स्टोन फंसा हुआ है, छोटा है, लेकिन इसको तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये फंस जाएगा, किडनी में यूरिन स्टोरेज होगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा, क्रिएटिनिन अगर 5 और 6 से ऊपर जाएगा तो डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे स्टोन को ट्रीटमेंट करना तुरंत जरूरी है। दोनों साइड स्टोन, आप देखो कि दोनों साइड स्टोन एकदम नीचे है लेकिन दोनों किडनी को वो ब्लॉक कर रहा है, तो इसको भी निकालना जरूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, साइज कुछ भी हो लेकिन करना जरूरी है। ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस, जब 5 मिलीमीटर से छोटा स्टोन हो तो आप दवाई से ट्राई कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि बॉडी में फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखना, अराउंड 3 to 4 लीटर्स आपको लिक्विड लेना जरूरी है, जिससे 2 लीटर तक का यूरिन आउटपुट हो हर रोज का, इतना होगा तो वो निकलने का चांस अच्छा है। दवाई है, दवाई ऐसी है जो किडनी की नली को चौड़ी करती है तो स्टोन बाहर आ सके। इतनी दवाइयाँ मार्केट में मिलेगी, चाइना की भी मिलेगी, जापान की भी मिलेगी, हर्बल मेडिसिन ये वो सब, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ये है कि जो रास्ता खुलती है वो उसको बाहर निकालो। स्टोन डिसॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है, यूरिक एसिड स्टोन है या सॉफ्ट कैल्शियम स्टोन है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए आप पोटेशियम साइट्रेट यूज़ कर सकते हो। 5 से 10 मिलीमीटर या मोर देन 10 मिलीमीटर, उसमें ट्रीटमेंट मेनली सर्जिकल रहता है। 5 to 10 मिलीमीटर में कई बार आप वेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले ये स्टोन निकला हुआ है बड़ी साइज़ का और वही लेवल पे आके अभी रुका है, तो थोड़े दिन मैं वेट कर सकता हूँ। या पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, तो मैं 3 to 4 वीक्स की दवाई दे सकता हूँ। जब हम वेट करते हैं तब हमारा कर्तव्य यह है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो और पेशेंट की तरफ से उसको सिम्टम्स नहीं आए, तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन मोर देन 10 मिलीमीटर है तो उसमें आप वेट करने का मतलब नहीं है, शायद दर्द नहीं होगा लेकिन नुकसान हो सकता है लंबे टाइम पे, इसलिए उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में सर्जरी है, सर्जरी का हम बाद में डिस्कस करते हैं।
मेडिकल ट्रीटमेंट मोरलेस ज़्यादा काम नहीं करती है। दवाइयाँ जो है वो दो प्रकार की है, एक जो नली को चौड़ी करती है, दूसरी ये थायजाइड्स है। थायजाइड ये ग्रुप की ड्रग है जिससे थोड़ा यूरिन ज़्यादा बनता है और यूरिन का कैल्शियम लेवल कम होता है, इसकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। इससे 60% वापस होने के चांस कम होते हैं। यूरिन को अल्कलाइन बनाना, एसिडिक यूरिन को अल्कलाइन बनाना, वो कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड की स्टोन का मेन ट्रीटमेंट है। वो पोटेशियम साइट्रेट, काफ़ी पेशेंट्स वो लिक्विड लेते हैं, स्टोन 1 आता है, पोर्ट्रेट, काफ़ी ब्रांड होती है जिसको पानी में डाल के लेना होता है, जिससे अल्कलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड और कैल्शियम स्टोन्स में फ़ायदा होता है। अभी ये फ्लूइड जो हम अभी तक बात कर रहे कि ज़्यादा पीना चाहिए, 3 to 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड, सिर्फ पानी नहीं, आप सिर्फ 4 लीटर पानी पियोगे तो शरीर में से कैल्शियम कम होने का, सोडियम कम होने का चांसेस है। इसलिए आपको 50 to 60% वाटर लेना है और बाकी का कोई भी लिक्विड, साइट्रस फ्लूइड यानी कि नींबू का शरबत, मौसमी का शरबत, ऑरेंज जूस, कुछ भी लो, लेकिन 4 लीटर्स तक फ्लूइड लो, जिसकी वजह से पर डे 2 लीटर का यूरिन हो। इम्पॉर्टेंट 2 लीटर यूरिन बनाना है। अगर आप गर्मी में घूमते रहते हो तो शायद आपको इससे भी ज़्यादा लेना पड़े, और आप पूरे दिन एसी में बैठे हो तो शायद आपका इंटेक कम हो। एक दिन आप मेज़र करो कि आपका यूरिन आउटपुट कितना है। अगर वो 2 लीटर तक पहुंचता है तो स्टोन वापस बनने का चांसेस कम है। साइट्रस जूस जैसे बताया, वो साइट्रिक एसिड स्टोन को प्रिवेंट करता है, इसलिए साइट्रस फ्लूइड लेना है, मेनली नींबू, ऑरेंज, मौसमी। वाटर हार्डनेस की जो बात हो रही है वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। स्टडीज़ ऐसा बोलती है कि वाटर हार्डनेस से स्टोन को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, सौराष्ट्र में स्टोन्स क्यों ज़्यादा बनते थे, अभी तो सभी जगह है, लेकिन क्योंकि वहाँ हार्ड वाटर रहता था। आप पहले जाओ तो, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तब सौराष्ट्र में कोडीनार करके गांव है, कोडीनार के एक एक घर में मिनिमम 1 या 2 स्टोन के पेशेंट रहा करते थे। आप कोई भी घर में जाओ, स्टोन का पेशेंट नहीं है ऐसा नहीं बनेगा। द रीज़न वॉज कि इतना हार्ड वाटर होता था, जिसकी वजह से अभी वेस्टर्न स्टडीज़ बताती है कि हार्डनेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उनको हार्डनेस फेस नहीं करनी आती है। अभी तो हमारे इंडिया में भी वाटर की क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन हार्डनेस ऑफ वाटर से फ़र्क पड़ता है। आप खाने में क्या परहेज करते, पेशेंट पहले पूछता है सब क्या परहेज करना है। परहेज करना वो नेक्स्ट लेवल का काम है, पहले फ्लूइड को मेंटेन करना है, इतना फ्लूइड लेना है। इसके बाद आप प्रोटीन डाइट कम करो, यानी कि आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट कम करो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लो, और सोडियम की मात्रा कम करो। सर्टेन फूड्स है जिसको आप कम कर सकते हैं, जैसे कि डेली आप ऑक्जेलेट वाला फूड लेते हैं, जैसे कि पालक है, डेली, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मंथ में एक बार लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हर रोज़ आप पालक ले रहे, हर रोज़ आप चॉकलेट्स ले रहे, हर रोज़ स्ट्रॉबेरी ले रहे, हर रोज़ आप टमाटर कच्चे खा रहे, तो ऑक्जेलेट लेवल बढ़ता है। कैल्शियम लेवल रिस्ट्रिक्ट करने से फ़ायदा नहीं होता है। द रीज़न इज़ कि कैल्शियम रिस्ट्रिक्ट करने से बॉडी में कैल्शियम कम होता है, तो बोन में से कैल्शियम ट्रांसफ़र होके ब्लड में आता है, क्योंकि बॉडी उसको संतुलित करना ट्राई करती है, तो आपकी हड्डी को प्रॉब्लम होगा। तो आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट जो बनता है उसमें से ऑक्जेलेट को कम करना है। कैल्शियम जो नॉर्मल लेते हैं वो आप ले सकते हैं। तो फूड रिस्ट्रिक्शन में मेनली ऑक्जेलेट को कम करना है, प्रोटीन डाइट को कम करना है, सोडियम को कम करना है, नमक को कम करना है। ये जो है डाइट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैल्शियम एक्चुअली इंक्रीजेस स्टोन रिकरेंस रिस्क, क्योंकि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ता है। इवन तो आप कैल्शियम कम ले रहे हैं, लेकिन हड्डी में से कैल्शियम शिफ्ट होता है। इसलिए नॉर्मल कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए आपको नॉर्मल मिल्क अगर आप 500 से 700 ml ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल काफ़ी लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है कि सब हम दवाई ले सकते हैं कि नहीं। आप कैल्शियम साइट्रेट की प्रिपरेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइट्रेट है वो जो आपको हेल्प करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट वाली प्रिपरेशन आप कम करो या नहीं लो, जिसको स्टोन होता है उसके बारे में।
और अगर आप विटामिन डी रेगुलर ले रहे हैं तो आपको 24 आवर्स यूरिन में कैल्शियम का लेवल मॉनिटर करता रहना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा जा रहा है तो आपको उसको कम करना पड़े। तो कैल्शियम लेने में कोई वांदा नहीं है, सिर्फ कैल्शियम साइट्रेट प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी। अब जो हम फोर्स डायूरेसिस की बात कर रहे थे कि 5 मिनट में ज़्यादा यूरिन बनाना है, दिन में 8 से 10 सलाइन का बॉटल, लैसिक्स, क्या होता है देखो आप। ये स्टोन है, लेफ्ट किडनी की नली में फंसा हुआ है। फोर्स डायूरेसिस के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा, ये जो है, ये पूरा जो दिखता है वो लीक होके, यूरिन लीक होके किडनी के पीछे कलेक्ट हो गया है। अभी यूरिन बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, बॉडी उसको निकालती है। जब वो लीक होके बॉडी में जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत भारी होते हैं, इन्फेक्शन होना, सेप्टिसीमिया होना। कई बार हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाते हुए देखा है। तो फोर्स डायूरेसिस कभी भी नहीं करना है। ये पेशेंट को लेफ्ट किडनी में स्टोन है फंसा हुआ, और ये जो यूरिन सब जमा हुआ है उसमें पस हुआ है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूँ। ये स्टोन है, वो पूरी किडनी को ब्लॉक कर रहा है और उसको हाई ग्रेड फीवर है, पेशेंट एकदम टॉक्सिक है, ऐसे चिल से वो ध्रुज रहा है और उसका पल्स रेट ज़्यादा हो गया है, बीपी कम हो गया है। ये डायर इमरजेंसी है। उसको टैकल किया क्या, कैसे किया जाए? पहला प्रश्न ये होता है, हम बोलते हैं कि उसको ये पस को निकालना ज़रूरी है, तब पेशेंट पहले पूछेगा कि सर स्टोन को निकाल दो। अब जब ऐसी कंडीशन में आप स्टोन की लंबी सर्जरी करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। एक तालाब में गंदा पानी है, एक खड्डे में गंदा पानी है, आप पत्थर फेंको, वो पूरी आजू बाजू की जमीन को गंदा कर देगी। आप ऐसी किडनी और नली में जाके एंडोस्कोप से, दूरबीन से जाओगे और स्टोन को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो हर सर्जरी में सलाइन अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, वो इसको बॉडी में फैला देगी और कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो हमारा ध्येय ये है कि ये जो पस है उसको पहले बाहर निकालो, पेशेंट को स्टेबल होने दो थोड़े दिन में, इसके बाद स्टोन निकालो। बाहर कैसे निकलेगा? तो दूरबीन से अंदर एक ट्यूब डालेंगे, स्टेंट बोलते हैं उसको, वो हार्ट का स्टेंट नहीं है, ये एक सिलिकॉन का 26 सेंटीमीटर का ट्यूब है जो आप नीचे से किडनी तक डालोगे तो ये पस बाहर आएगा। आने आने ऑन कई रीते करवानुं છે? અહીંયાથી કરવું પડશે। तो ये वाइट जो जा रहा है वो स्टेंट है, ये नीचे से किडनी तक जा रहा है। आप देखना कि फिर ये वाइट वाइट जो है वो पस ही है, वो कैसे बाहर आता है। वो स्टेंट 26 सेंटीमीटर का है, ब्लैडर, पेशाब की थैली से किडनी तक यूरेटर में से जाएगा, स्टोन को बाईपास कर देगा और फिर देखो क्या निकलता है। उसका कंडीशन क्या है पेशेंट का, इतना देखो, ये जो वाइट निकला सब किडनी में से बाहर आया, ये फ्रैंक पस है। अगर ये पस नहीं निकाला तो पेशेंट वेंटिलेटर पे, आईसीयू में इमीडिएटली जाएगा। तो ड्रेनेज करना जरूरी है। देखो, यूरोलॉजिस्ट सॉफिस्टिकेटेड प्लम्बर ही है और कुछ नहीं है। प्लम्बिंग का काम ही हमें करना है, लेकिन कब करना, किस में करना, इतना ही पता होना चाहिए बस। आप शहर की गटर चौकअप हो गई तो सिर्फ वो आके सलियाई लगाता है और साफ करता है, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो ये कंडीशन में स्टोन का प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इन्फेक्शन को बाहर होने की ट्रीटमेंट पहली करनी है, थोड़े दिनों के बाद स्टोन को निकालना है। अभी वो बात हमने की थी कि क्या करके हमें बचना है, तो प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट। मेरे को अभी भी पता है कि 1990 में मेरी यूरोलॉजी कैरियर नडियाद से चालू हुई। 1991 में भी जो पेशेंट हमने ऑपरेट किए वो अभी तक 45 साल के बाद भी दिखाने आते। उनको पूरा समझाया है कि साल में एक बार आपको चेकअप कराना है, वो आपके लिए है। हम अगर उसको पहले पकड़ पाएंगे तो कुछ कर पाएंगे, आप लास्ट मोमेंट पे कुछ बड़ा लेके मत आना। लेकिन क्या होता है कि एक बार तकलीफ चली जाती है तो वही डॉक्टर के पास जाना, वेटिंग में बैठना, उसका अपॉइंटमेंट लेना, किसी से फ़ोन करवाना, ये सब कोई भी, अगर मेरे को भी जाना है तो मेरे को लिख के रखना पड़ता है कि आँख के लिए दिखाना जाना है। बाय गॉड आँख के चश्मे के अलावा कुछ बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, तो
तो वो आप सबकी शुभेच्छा है, लेकिन दिखाने तो जाना पड़ता है, तो लिख के रखना पड़ता है। आप रिमाइंडर, मोबाइल सब है आपके पास, तो साल में एक बार उसको रेगुलर चेकअप करना है। और 2 लीटर का यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है। साइट्रस फ्लूइड लेना है, रेगुलर चेकअप करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि छोटे मोटे स्टोन 2 mm, 3 mm, 4 mm के स्टोन, उसकी आप दवाई कर सकते हैं। फूड रिस्ट्रिक्शन टू सम एक्सटेंट, जैसे कि हर रोज बहुत खाते हो तो महीने में एक बार पालक खाया तो उसको बंद मत करो, वो आप खा सकते हो, बट हर रोज खाते हो तो कम करो। क्वेक्स से ट्रीटमेंट मत कराओ। काफ़ी क्वेक्स है जो ऐसे करके स्टोन को बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेक्स से ट्रीटमेंट नहीं कराना है। और सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, ये सब अगर आप जानोगे तो स्टोन होने का चांसेस कम हो जाएगा। कहाँ हम डिटेल वर्कअप करते हैं? डिटेल वर्कअप यानी 24 घंटे का यूरिन का कैल्शियम, साइट्रेट, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल का जांच कराना, वो सब कब करते हैं? जब बारी बारी स्टोन होता है, दोनों साइड स्टोन होता है, मल्टीपल स्टोन जो आगे एक्सरे बताया ऐसा है, और बच्चों में स्टोन होता है। बच्चों में खान पान से स्टोन नहीं होता है, उनको एक बॉडी की डिफेक्ट है जिसकी वजह से स्टोन होता है। इसमें ऐसा डिटेल वर्कअप जरूरी है। अब जब फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो चलो कुछ लाइनें मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ दिमाग में आया, लिखा है। स्टोन को करो ब्लास्ट, किडनी को करो साफ। स्टोन का ट्रीटमेंट तोड़ना है तो स्टोन को करो ब्लास्ट, किडनी को करो साफ। क्वेक्स जितने कम, निरोगी रहे हम। स्टोन की ट्रीटमेंट में लापरवाही, भुगतना है बारी बारी। पानी फिर भी सस्ता है, पीने में क्या हर्जा है। तो जो ब्लास्ट करने की बात है, ये ऑन करो ना, कैसे, यहां से ही करना पड़ेगा। तो जो ब्लास्ट करने की बात है वो यहाँ दिखा रहा है। ये लेज़र फाइबर है जो स्टोन को टच करेगा और उसके पीसीस होंगे, इतने छोटे पीसीस होंगे कि वो यूरिन में निकल जाएंगे। तो ये ब्लास्ट हम हर रोज देखते हैं। इसके ऊपर से थोड़ी लाइन कल ही सूझी है तो कल लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन 2 दिन में ही बनाया था तो इसलिए ये लिखा है। अभी ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम का भी एक, मेरे को कितने बजे तक का टाइम है? 12:30, 12, पौना 12, चलो हाँ ठीक है। 10 मिलीमीटर से ज़्यादा स्टोन है या छोटे स्टोन है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है और स्पेशल सिचुएशन, सिंगल किडनी है, प्रेगनेंसी है, दोनों साइड स्टोन फंसे हुए हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट आजकल मेनली एंडोस्कोपिक है, दूरबीन से जाके लेज़र से स्टोन को तोड़ना, वो ही मेन ट्रीटमेंट है। जब आप किडनी में पीछे से जाके 2 या 3 mm के छिद्र से दूरबीन डाल के स्टोन को निकालते, उसको आप मिनी पर्क कहते हैं। यूरिन की मूत्र नली में से फ्लेक्सिबल दूरबीन से जाके जब स्टोन तक पहुंच के तोड़ते, उसको RIRS कहते हैं। ये 2 मेन ट्रीटमेंट है। ये हम मिनी पर्क का एक दिखा रहा है कि किडनी में पीछे से छोटा एक छिद्र बना के ये दूरबीन डाला हुआ है और ये इसका एनिमेशन है। ये जो लेफ्ट किडनी है उसमें हम पीछे से एक छोटा दूरबीन डाल रहे हैं और जाके फिर स्टोन को लेज़र से ब्रेक करेंगे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है इसलिए। ये लेज़र फाइबर है, उसको हम यहाँ स्टोन तक ले जाएंगे और उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद उसको बास्केट से निकाल देना है। यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि भी स्टोन लेज़र से ब्रेक होता है उसे।
और ये छिद्र आप देखो तो 2 या 3 मिलीमीटर का है, बॉडी को ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं हुई। लिस्ट इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। ये फ्लेक्सिबल दूरबीन है, ये जो दिखाया गया है वो कैसे वो बैंड होता है वही दिखाना है। जैसे इसमें ये पूरा 270 डिग्री तक ये बैंड होता है। वो आप मूत्रनली में से किडनी तक जाके किडनी के हर कोने में उसको घुमा सकते हैं, उसमें से लेज़र फाइबर डाल के उसको स्टोन को ब्लास्ट कर सकते हैं। और वही इसका एनिमेशन है कि नीचे से आप दूरबीन डालो, स्टोन राइट किडनी में है, आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। और स्टोन अंदर है किडनी में, वायर डाला, इसके ऊपर दूरबीन डाला, फिर वही चीज़ जो हम पीछे से कर रहे हैं वही चीज़ हम नीचे से कर रहे हैं, अल्टीमेटली सेम चीज़ है। और स्टोन को पूरा डस्ट कर देते, एक छोटी छोटी तो जो वो यूरिन में पास आउट हो जाएगी। ये डस्ट है, देखो ये इसको ब्रेक किया, इसके बाद ये पूरी डस्ट है, रेत जैसा है सब। ये बड़ा स्टोन था, ये रेत जैसा है, तो ये पूरा यूरिन में पास आउट हो जाता है। तो इमरजेंसीज क्या है? जब सिंगल किडनी हो, दोनों साइड स्टोन हो, पेशाब की नली में फंसा हुआ यूरिन रुक गया हो, इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी हो, जब यूरिन लीक हुआ हो बॉडी में। और प्रोफेशन, कोई पायलट को आप नहीं बोल सकते कि भाई आप वेट करो, बिकॉज उसके ऊपर 400 लोगों की जान है, उसको ऊपर पेन होगा तो वो तकलीफ होगा, तो उसको ट्रीटमेंट जल्दी करना जरूरी है। कोई एग्जीक्यूटिव है जिसके पास 1 घंटे का टाइम भी नहीं है, उसका 1 दिन जाएगा तो उसका बहुत आर्थिक नुकसान होगा, शारीरिक नुकसान होगा, उसको तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी। तो ये स्पेशल प्रोफेशन है जिसमें वहाँ आपको ट्रीटमेंट तुरंत करना जरूरी है। अभी हम प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट 2 तरीके के है। प्रोस्टेट में जो गांठ होती है वो एक सिंपल गांठ बिनाइन जिसको बीपीएच बोलते हैं, और दूसरी मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर की गांठ। ये डायग्राम है जिसमें पेड़ू का ये कट ओपन एरिया है, ये ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, इसमें से ये मूत्रनली पेनिस में से बाहर होती है। पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट सिर्फ पुरुषों में होता है, और इसके पेशाब की थैली के मुख पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में से वीर्य बनता है। उसमें जब गांठ होती है तो ये पेशाब की नली को दबाव करती है और रुकावट होती है। तो मेन प्रोस्टेट का फंक्शन सीमेन का फ्लूइड बनाना है, लेकिन जब उसमें गांठ होती है तब हमें परेशान करती है। प्रोस्टेट एज के साथ बढ़ती हुई चीज है, उसको हम रोक नहीं सकते। काफी लोग पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज करे, खान पान में परहेज करे, क्या करे कि जिससे नहीं हो। नहीं, 50 की एज के बाद 50% लोगों को प्रोस्टेट होता है, लेकिन सबको सिम्टम्स आते हैं जरूरी नहीं है। जब आप जांच करोगे तो मालूम पड़ेगा कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, और सब बढ़ा हुआ प्रोस्टेट को ट्रीटमेंट करना ऐसा भी जरूरी नहीं है। जब तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तब उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, आप उसको रोक नहीं सकते। बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसे प्रोस्टेट बढ़ता है। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट कैसे होती है? मैकेनिकल यानी गांठ की साइज की वजह से नली में रुकावट है, और दूसरी डायनेमिक है, वो बताता हूँ मैं यहाँ। देखो ये पेशाब की थैली है और ये नॉर्मल प्रोस्टेट जिसके बीच में से मूत्रनली निकलती है। जब प्रोस्टेट में गांठ होती है, ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, तो जाम को हटाना पड़ेगा, तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। जब गांठ होती है तो गांठ को निकालना पड़ेगा, ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन डायनेमिक है। ये जो बाहर वाइट ये ग्रीन लेयर दिखता है वो कैप्सूल है प्रोस्टेट का। वो कैप्सूल का टोन बढ़ता है तो वो बाहर से दबाव करके ये बीच की नली को दबाता है, उसको डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर दवाई काम करती है, दवाई वो उसको लूज कर देती है, तो प्रोस्टेट बाहर खुल जाता है, बीच का रास्ता खुल जाता है, यूरिन इजीली निकल जाए। दवाई से प्रोस्टेट टोटल जा नहीं सकता है, लेकिन 20-30% तक लॉन्ग टाइम में वो साइज कम कर सकता है। तो जब मेनली मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तब सर्जरी का रोल आता है, जब डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। हम ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते, थोड़ा मैं कंसाइज करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कि
पेशेंट जब आता है उसको एक्यूट कोई कंडीशन नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, यूरिन रुका हुआ नहीं है, तो हम असेस करते हैं सोनोग्राफी, लेबोरेटरी ये सब करके, यूरिन का फ्लो टेस्ट करके कि भी उसको कितनी रुकावट है, यूरिन अंदर कितना जमा हुआ रहता है, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी पेशेंट्स पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं, दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। हम रिव्यू करते 1.5 महीने 3 महीने में, दवाइयों से फ़ायदा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, यूरिन जमा नहीं रहता है, फ्लो बढ़ता है, साइज़ भी कंट्रोल में रहती है, तब उनको बताते कि देखो आप अगर लाइफ लॉन्ग दवाई लेने के लिए तैयार है और अगर रेगुलर चेकअप कराएंगे तो दवाइयों से हो सकता है। अगर आपको इसके लिए तैयार नहीं है या दवाइयाँ आपको हेल्प नहीं कर रही है, साइज़ बढ़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन अंदर जमा होता है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट डे में सर्जरी करना पड़े ऐसी हार्डली कोई कंडीशन होती है। तो प्रोस्टेट है यानी सर्जरी ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 100 पेशेंट में से 10 लोग ही सर्जरी के लिए जाते हैं, बाकी के मेडिकल ट्रीटमेंट से जाते हैं। पर जब सर्जरी जरूरी है तो वो करना है, सर्जरी सेफ है, लेकिन हर पेशेंट में सर्जरी करना ऐसा भी नहीं है। ये डिफरेंट प्रोस्टेट कैसे बढ़ता है वो बताया है। ये एक साइड पे बढ़ा है, ये प्रोस्टेट बढ़ के ब्लैडर के अंदर गया है। ये डिफरेंट शेप से भी रुकावट होती है, जैसे कि ये अंदर गया है तो बॉल बॉल जैसा काम करता है, जैसे यूरिन करने जाओगे बीच में आके पड़ेगा। तो ये डिफरेंट शेप है प्रोस्टेट के बढ़ने के। हमने ये ऑब्स्ट्रक्शन का बात किया। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन करना है, क्रिएटिनिन है, पीएस है। पीएस के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। सोनोग्राफी में हमें प्रोस्टेट का साइज, अंदर यूरिन कितना जमा रहता है, किडनी को कुछ हो रहा है कि नहीं वो मालूम पड़ेगा। ये यूरिन का फ्लो टेस्ट है, इससे मालूम पड़ता है कि रुकावट कितनी है। और सोनोग्राफी में यूरिन अंदर कितना जमा रहता है, अगर मोर देन 30% जमा रहता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। लेकिन एक बार में ये पता नहीं चलता है। आपको अगर 3 घंटा यूरिन रोकने को बोलो और फिर आप यूरिन करो तो डिफ़िकल्टी से होता है और ज़्यादा रह जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जैसे घर पे यूरिन लगा है और आप करने गए और बाद में कितना रहा, वो कंडीशन आपको रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ भी करनी है। पर क्या होता है कि रेडियोलॉजिस्ट पानी पी लो, पियो, पेशाब रोको, इतना यूरिन रोके फिर जाए तो होता ही नहीं है, और गलत रिपोर्ट आता है कि 200 ml रहेगा, 300 ml रहेगा। तो एक बार में वो पता नहीं चलता है, आपको 2 या 3 बार में देखना है कि रियली इतना यूरिन अंदर रहता है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पीवीआर बोलते हैं इसको। प्रोस्टेट से क्या हो सकता है? एक तो यूरिन रुक सकता है, बारी बारी इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी फूल जाती है, बैक प्रेशर होता है, जो प्रेशर जाता है किडनी तक, किडनी फूलती है, और कई बार लंबे टाइम के बाद किडनी फेलियर भी हो सकता है। वॉचफुल वेटिंग, उसकी ट्रीटमेंट में वॉचफुल वेटिंग यानी प्रोस्टेट है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, यूरिन अंदर जमा नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, किडनी ठीक है। पेशेंट को हम समझाते हैं कि देखो आपको प्रोस्टेट है, आप अगर रेगुलर चेक में रहेंगे तो हम कोई दवाई नहीं देंगे आपको, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जो दिन लगेगा कि प्रॉब्लम बढ़ रहा है हम मेडिसिन चालू कर सकते हैं, बट ये आपको समझना है कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है। इसको वॉचफुल वेटिंग करते हैं। बहुत छोटे लोग, कम प्रतिशत लोगों में ये ट्रीटमेंट हम सलाह देते हैं। ये प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट नहीं करने से क्या होता है, ये किडनी देखो आप कैसी फूली हुई है, ये लेफ्ट साइड की किडनी, इसकी किडनी, ये प्रोस्टेट है, इसकी रुकावट से बैक प्रेशर होके किडनी फूल गई है ऐसी। दवाई कब करते हैं? जब सिम्टम्स कम हो, पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो, प्रोस्टेट बहुत बड़ा नहीं हो, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हो, आप दवाई करके रेगुलर चेकअप रख के ट्रीटमेंट में फॉलोअप में रह सकते हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है उसके लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ जो है वो मैंने समझाया कि एक दवाई का ग्रुप ऐसा है जिससे प्रोस्टेटिक साइज 10-20% कम होगी, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिससे वो कैप्सूल, उसका टोन कम होगा, रास्ता खुल जाएगा, यूरिन इजीली निकलेगा। तो ये 2 ग्रुप की दवाई है जिससे प्रोस्टेट के सिम्टम्स में हेल्प रहती है। मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट क्या है? वो सेफ है, इफ़ेक्टिव है, सर्जरी नहीं करना पड़ता है, बट उसको इसके लिए रेगुलर आना जरूरी है। बट जब सर्जरी जरूरी है तब सर्जरी करना है। आप ये संदेशा मत लेके जाओ कि सर्जरी नहीं है।
10% लोगों में सर्जरी है तो बाकी के लोगों में मेडिकल ट्रीटमेंट, जहां जिसकी जरूरत है वो करना है। जब ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तब सर्जरी आती है। जब बारी बारी यूरिन रुकता है, इन्फेक्शंस होता है, तब सर्जरी आती है। जब किडनी पे इफेक्ट हो रहा है तब सर्जरी आती है। सर्जरी क्या है? तो काफ़ी सर्जरी के टाइप है, लेकिन बाइपोलर TURP वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जहां आप दूरबीन डाल के प्रोस्टेट को पीसीस में रिसेक्ट करके निकालते हैं। ये इसका एक वीडियो है जो आप ये प्रोस्टेट है जो बीच में आया था, उसको हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे रिसेक्ट करते हैं। ये पीसीस में निकलता रहता है प्रोस्टेट, और लास्ट में आप देखो तो ये पीसीस ब्लैडर में जो पेशाब की थैली में पड़े उसको आप सक्शन से निकाल देते हैं और रास्ता पूरा खुल जाता है। ये पूरा खुल गया रास्ता। तो ऐसे बाइपोलर TURP स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट का। ऐसे पीसीस में पूरा प्रोस्टेट निकल जाता है। इसका बायोप्सी करना जरूरी है कि भी ये सादा है या कैंसर है। अभी प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो इंसिडेंस यूएसए में 2 लाख पर ईयर है, अपने यहाँ 4.6 पर 1 लाख, बट अभी इंसिडेंस बढ़ रहा है। 2 कारण है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, काफ़ी ऐसे फूड है जिसकी वजह वो कार्सिनोजेंस है जिससे कैंसर हो सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ गई, डायग्नोसिस होने लगा। पहले सबका सोनोग्राफी नहीं होता था। अभी आप यूरोलॉजी में आओ सिम्टम्स लेके तो सोनोग्राफी इज़ मस्ट। वो हमारा स्टेथोस्कोप है, आप इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तब मालूम पड़ जाता है। फिर अवेयरनेस बढ़ी, हेल्थ चेकअप बढ़े। हर साल जब हेल्थ चेकअप कराते हो तो आप जानते हो कि PSA लेवल होता है। PSA प्रोस्टेट का एक एंजाइम है, ब्लड लेवल है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट को कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। PSA ज़्यादा है तो कैंसर है ऐसा ज़रूरी नहीं है। PSA ज़्यादा कब होता है? जब इन्फेक्शन हो तब भी PSA बढ़ सकता है, प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा हो तो भी बढ़ सकता है, और कैंसर में बढ़ता है। वो आपके यूरोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दो कि इसमें आगे जांच करनी है या ट्रीटमेंट करना है। बट PSA के लेवल देख के काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। हर रोज नए नए रिपोर्ट करा, हर रोज PSA कराते हैं कि भी बढ़ा कम हुआ, ऐसा नहीं करना है। PSA ज़्यादा है तो कैंसर की संभावना है, लेकिन कैंसर ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब ज़्यादा कुछ लेते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ता है, लेकिन इतना कुछ प्रूव नहीं है। PSA के बारे में हमने बात किया कि ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है प्रोस्टेट के कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। जब हमको डाउट लगता है कि ये पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है तो उसका MRI करना और फिर बाद में बायोप्सी करना वो ज़रूरी है। ये जो सोनोग्राफी के फाइंडिंग है उसमें ये जो ब्लैक कलर दिखता है वो प्रोस्टेट के कैंसर का एरिया है। ये सभी स्लाइड वही है। ये कैंसर जब हड्डी में फैलता है, ये कैंसर कॉमनली हड्डी में फैलता है, तब ऐसे स्पॉट हो जाते हैं। ये जब दिखाया हुआ है, ये पूरी हड्डी उसकी कैंसर से फैली हुई है। उसके डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। बायोप्सी के बिना आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि ये प्रोस्टेट का कैंसर है कि नहीं। और बायोप्सी कैसे करते हैं? गुदा के मार्ग से सोनोग्राफी का प्रोब रख के नीडल से आप बायोप्सी करते हो। ये नीडल है जिसको आप सोनोग्राफी के प्रोब में से पास करोगे। ये सोनोग्राफी का प्रोब है जो गुदा के मार्ग से प्रोस्टेट तक गया, उसमें से ये नीडल जाके पीस लेके बाहर आती है। सिंपल प्रोसीजर है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये नीडल जाती है। आप नीचे से देखो तो यहाँ से अंदर एक नीडल जाती हुई दिखेगी। ये नीडल आई और यहाँ से एंटर होती है, वो अंदर जाके पीस लेके बाहर आएगी। ये अंदर गई। और ऐसे 12 पीस हम लेते हैं और उसको लैब में बैठते, उसका रिपोर्ट आने से पता चलता है कि भी इसमें प्रोस्टेट का कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट के कैंसर की ट्रीटमेंट अगर लोकलाइज है, यानी कि कहीं फैला हुआ नहीं है, तो वो उसमें 100% क्योर है। आइदर आप रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी की सर्जरी कर सकते हो या हार्मोनल ट्रीटमेंट प्लस रेडिएशन। हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी कि हार्मोन के इंजेक्शन जिसकी वजह से पुरुष के मेल हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर मेल हार्मोन से होता है, उसको आपको दबाना है जिसकी वजह से कैंसर कम हो जाएगा। और इसके बाद आप रेडिएशन करो तो सेल्स खत्म हो जाएंगे। ये कब होता है? जब लोकलाइज, कहीं फैला हुआ नहीं है। तो हमारा एम ये है कि इसका डायग्नोसिस अर्ली हो, लोकलाइज हो तब क्योर है। बाकी जब फैला हुआ है
तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको टोटल निकाल नहीं सकते। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लोली ग्रोइंग कैंसर है, उसमें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस काफ़ी है और फ़ायदा भी काफ़ी होता है। ये इसको पूरा निकालते हैं, पूरा वीडियो दिखाना अभी शायद पॉसिबल नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, बट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एडवांस कैंसर जब फैला हुआ है तो आइदर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी कि इंजेक्शन ले सकते हैं हर 3 महीने जिससे हार्मोन्स कम हो जाए, या दोनों गोली टेस्टिकल निकाल दो जिससे भी हार्मोन कम हो जाए। और ये इंजेक्शन की ट्रीटमेंट, ये सर्जिकल जिसमें टेस्टिकल निकालना है। फैलता है कैंसर ये हड्डी में, तो हड्डी को बचाना भी ज़रूरी है, बोन हेल्थ, बोन को स्ट्रॉन्ग करना, इसके लिए ये सब सप्लीमेंट लेना पड़ता है। प्रोस्टेट कैंसर में यही कहूँगा कि अर्ली डिटेक्शन यानी हेल्थ चेकअप में आप PSA रिपोर्ट हमेशा कराओ, रेगुलरली PSA 45 या 50 की एज के बाद कराओ। लेट डायग्नोसिस होगा तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होगी, अर्ली डायग्नोसिस होगा तो क्योर होगी। तो इसकी फिलॉसफी तो एक ही है, प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी पकड़ा, स्वास्थ्य होगा जिंगा लाला। अभी शायद हम यहाँ ही रुके, दूसरा काफ़ी चीज़ है, कोई बार और बात करेंगे। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास और इतना सब तो डिस्कस करना, श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि आपको भी काफ़ी चीज़ पूछना है, तो थैंक यू फॉर लिसन ये पीसफुल हियरिंग। और जो भी हम क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको कोई भी बिना संकोच पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम अभी बात करके दे सकते हैं। नहीं पूछे, कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं करे, उसके लिए जो भी अच्छे डॉक्टर हैं आपके टच में हो, चाहे कुमार भाई हो और दूसरे यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप अपना समय लेके जा सकते हैं। सिर्फ कॉमन क्वेश्चन जो पब्लिक की अपने जो परिवार बैठा है उनके लिए उतने ही कॉमन क्वेश्चन पूछें, 3 से 4 क्वेश्चंस। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक पानी पीने के लिए एक मिथ है, एक पानी पीने के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि 3 लीटर पीना चाहिए, वजन के हिसाब से पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्यास लगे तब पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 5 लीटर तक पीना चाहिए। तो इसके बारे में एक गाइड कीजिए सर। वो ऐसा ज़रूरी नहीं, बट आप धूप में काफ़ी घूम रहे हैं, पसीना बहुत हो रहा है, तो नेचुरली आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना पड़ेगा। अदरवाइज 2 लीटर तक का इंटेक आपके लिए इनफ है। मैंने सामान्य व्यक्ति 2 लीटर 2 लीटर तक पानी पिए तो ठीक है। और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ सर, आपने कहा 2 लीटर यूरिनल से निकलना चाहिए, तो वो उसकी जानकारी कैसी है? कितनी बार जाए जो आदमी 2 लीटर मान नहीं, वो तो आपको मेज़र ही करना पड़ेगा। हर 24 घंटे में आपको हर यूरिन को इकट्ठा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो ब्लैडर की कैपेसिटी पे है। किसी की ब्लैडर की कैपेसिटी 500 ml है तो वो 4 बार में 2 लीटर यूरिन करेगा, किसी की कैपेसिटी 200 ml है तो 10 बार में होगा। तो वो अगर आप मेजर नहीं करोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। और एक आपने सर स्टोन में बताया कि 4 लीटर यूज करना चाहिए फ्लूइड, तो 2 लीटर पानी। तो जिसको डायबिटीज है वो तो फिर जूस नहीं पी पाएगा सर? नहीं, तो वो उसके लिए वो फ्लूइड नहीं ले सकता है, उसको पानी और जो भी जिसमें शुगर नहीं है ऐसा फ्लूइड लेके चलाना। और एक सर पत्थर के बारे में बोला जाता है, कुर्थी की दाल या बियर पीने से भी होता है, क्या इसका फायदा होता है या भ्रांति? नहीं, बियर में डबल एजेड स्वॉर्ड है, बियर से यूरिन ज़्यादा बनता है, बट बियर में ऑक्सलेट्स रहते हैं। इसलिए देखो, यूरोलॉजिस्ट कोई परमिट देने वाला डॉक्टर नहीं है। काफ़ी लोग हम पूछते हैं कि सब बियर ले ले, मेरे को बियर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बियर वाला मिथ आप भूल जाओ। कुर्थी की दाल सर, कुर्थी की दाल, जो कुर्थी की दाल से यूरिन ज़्यादा बनता है, तो ऑफकोर्स वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उससे यूरिन ज़्यादा बनता है, दूसरा तो कुछ होता एक नहीं। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, प्रोस्टेट के बारे में मैंने अनुभव किया है कि आप लोग फिजिकली देखते हैं या PSR टेस्ट करके, तो कई लोग बोलते हैं भाई ये दवाई आप चालू कर दीजिए, कई लोग कहते हैं नहीं दवाई बंद कर दीजिए, अभी आपको जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में फिर क्या करना चाहिए सर? आदमी को रुक जाना देखो, चाहिए या बढ़ते रहना चाहिए? फिजिकल एग्जामिनेशन एकदम ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही मालूम पड़ेगा कि प्रोस्टेट में कोई कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। वो तो देखना हर 6 महीने या साल में एक बार ज़रूरी है। और दवाइयाँ ऐसी चीज़ है कि दवाइयाँ मोर और लेस सभी को कंटिन्यूस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बंद करते हैं तो बताना पड़ता है कि सिम्टम्स वापस आ सकते हैं, आपको वापस दिखाना पड़ेगा। मोर और लेस दवाइयाँ ओके सर, चलती रहती धन्यवाद। है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। हमारा अगला सेमिनार 4 अगस्त को है, नोट कर ले। मैं 39 सेमिनार 4 अगस्त को है। जैसा डॉक्टर अनिरुद्ध आपने निवेदन किया, अपने एक पड़ोसी को जरूर लाएं। कृपया कॉमन क्वेश्चन शॉर्ट में पूछें, हम अगले 5 मिनट में वाइंड अप करेंगे। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम।
डॉक्टर साहब, मेरा रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में भी हम जानकारी लें, क्योंकि मैंने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में, मेरा बेटा यूरोलॉजी रोबोटिक सर्जन ही है, तो उसने करवाया था। तो मैं चाहूँगी कि सबको ये जानकारी मिले और सब इसका फ़ायदा लें। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और फीमेल यूरोलॉजी के बारे में तो हमें अलग से थोड़ा बात करना पड़े, बट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऐसी चीज़ है कॉमनली काफ़ी लेडीज़ में मिलती है कि खांसी करने से, हंसने से, छींक आने से यूरिन लीक हो जाता है। अभी एक शर्म के मारे लेडीज़ लोग ये चीज़ बताते नहीं हैं और उसको भुगतते रहते हैं। ये चीज़ को आप आपके यूरोलॉजिस्ट को बताएं कि भी हमें ये प्रॉब्लम है, जिसको कंट्रोल की एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है, उसमें वादा नहीं है। अदरवाइज़ उसकी इफ़ेक्टिव सर्जरी है। टेप से आप ब्लैडर को ऊपर कर लो तो ब्लैडर को एक सपोर्ट मिलता है, तो आप जब खांसी खाओगे तो वो यूरिन लीक नहीं होता है। इफ़ेक्टिव सर्जरी है, जब ज़रूरी है तब वो करना चाहिए। लेकिन फीमेल्स काफ़ी लोग इसको ऐसे ही चलाते रहते हैं कि ये कॉमन चीज़ है। मेनली डिलीवरी के बाद मसल्स जो वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से ब्लैडर नीचे आ जाता है और ये खांसी होने से लीक होता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मेनली फीमेल्स में होता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि भी उसकी ट्रीटमेंट अगर टाइम पे और प्रॉपर लोग से कराएंगे तो आपको उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें के लिए अलग, क्योंकि आज भी मैं काफ़ी दूसरे कैंसर वो सब पता था कि टाइम कम पड़ेगा, लेकिन जितना भी बात हुआ आई थिंक वो अगर हम लेके जाए तो मेरे को लगता है कि आज का सेमिनार हमारा सक्सेसफुल रहा। बहुत ही जल्दी हम पार्ट 2 लाएंगे, जैसा कि उर्मिला दीदी ने बोला है और डॉक्टर साहब के टॉपिक हो गए, तो अगले सेमिनार 1 साल के सत्र में हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कुमार भाई का पार्ट 2 लाएं। वैसे आपकी जानकारी की डॉक्टर विनीत अग्रवाल का भी, यूरोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन का भी एक सेमिनार इसी हॉल में हो चुका है, जो अभी लंदन में डॉक्टर है। आई थिंक अभी तो यूएस हो गया। हाँ, यूएस शिफ्ट हो गया। विनीत तो अच्छा यूएस दोस्त शिफ्ट है हो गया। मेरा, तो पता है मेरे को। हाँ, नेक्स्ट फटाफट सर, प्रोस्टेट के कैंसर के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? माइक पा हेलो सर, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद 2 कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट को हमेशा बताना पड़ता है। हेलो, एक अराउंड 1 to 2% में मूत्र नली नैरो हो सकती है, जिसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। तो पेशाब की नली नैरो हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि पेशाब की नली सेंसिटिव एरिया है, वो किसी को रिएक्ट कर जाती है। आप इंस्ट्रूमेंट डालते हो, यूरिन की पाइप डालते हो, उसको सामने रिएक्ट कर जाती है तो वो नैरो होती है, जिससे अगेन आपको यूरिन का फ्लो कम होगा, तो उसके लिए रेगुलर डायलेटेशन करना पड़ता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो अच्छी से अच्छी सर्जरी के बाद भी अगर होना है तो हो सकता है, लेकिन इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है। खून है और प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, तो दोनों ऑपरेशन साथ में हो सकते हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट लिए जाते हैं, जैसे ओल्ड एज में तो जैसे बोन्स वगैरह वीक हो जाती हैं तो उसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट लिए जाने रिकमेंड किए जाते हैं, तो क्या ये कैल्शियम स्टोन का रीज़न बन सकते हैं? नहीं, जिसको स्टोन है उसको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो कैल्शियम साइट्रेट का सप्लीमेंट लो। अदरवाइज कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से स्टोन बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप रेगुलर लेवल पे जो कैल्शियम ले रहे हैं वो आपकी ज़रूरत है, तो उससे स्टोन नहीं बनेगा। लेकिन जिसको स्टोन बन रहा है, उसकी टेंडेंसी है स्टोन बनने की, उसमें जब कैल्शियम लोडिंग होता है तो आपको टाइप ऑफ कैल्शियम पे जाना पड़ता है कि आप कैल्शियम साइट्रेट लो, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। कैल्शियम साइट्रेट की भी प्रिपरेशन अवेलेबल है, बहुत कम प्रिपरेशन है, लेकिन वो कैल्शियम साइट्रेट अवेलेबल है। तो रूटीन में आप जो एज के हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हो, उससे स्टोन बनने की संभावना नहीं है। आप लोगों की जानकारी कि हमारे सब सेमिनार समय पे शुरुआत होते हैं, समय पे वाइंड अप होते हैं। कृपया समय पे आए और लेट हो जाए तो फिर भी आए। सर, ये पालक के लिए आपने बोला था कि पालक जैसे लोग सूप लेते हैं और तो मतलब आपने बोला महीने में 1 ही दिन लेना चाहिए ऐसे। क्या पालक का यूज? पालक का यूज़ आप डेली करते हो तो कम करो। आप महीने में 1 आध बार पालक खाते हो तो उसका कोई लोडिंग नहीं होता। जैसे कई अभी वो पर्सन पालक का सूप भी लेते हैं लोग। हाँ, पर हर रोज लेते हो तो ये स्टोन जिसको होता है इसके बारे में है, जिसको स्टोन नहीं होता है उसके बारे में नहीं है। कृपया, हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, लेडी एक।
लेडीज को अगर यूरिनल कोई प्रॉब्लम हो, जैसे पेशाब होने के साथ में जलन होती है या बाद में जलन होती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? लेडीज़ में जो यूरिन के जो इश्यूज़ है उसको पहले तो उसका निदान करना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन से हो रहा है या फिर हार्मोन के चेंजेस से हो रहा है। नहीं, इन्फेक्शन से ही हो रहा है, इसका सीटी स्कैन वगैरह सब करवा लिया गया, तो भी इसमें प्रॉब्लम है। तो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है उसका निदान करना ज़रूरी है। अगर इंटरनल कोई रीज़न नहीं है, जैसे स्टोन नहीं है, यूरिन की रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बाह्य कारण है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। और कॉमनेस्ट रीज़न ये है कि ये जो जम्स है, बैक्टीरिया है, वो स्टूल में से आते हैं। स्टूल में से आके लेडीज़ की एनाटॉमी ऐसी है कि यूरिन की जगह बहुत नज़दीक है, तो वहाँ से वो जम्स योनि के मार्ग में लगते हैं, वहाँ से वो यूरिन की जगह। तो जिसको रिकरेंट आप जो पूछना चाह रहे हैं वो है कि बारी बारी इन्फेक्शन होता रहता है, बारी बारी। उसमें अगर ये सब कारण निकल गए तो लॉन्ग टर्म लो डोज में दवाई लेना जरूरी है, जो कभी 3 मंथ्स भी चल सकती है या 6 मंथ्स चल सकती है। सेफ मेडिसिन जो लो डोज में आप चालू रखो तो ये सेटल। और पानी का इंटेक, वॉश आउट होना जरूरी है। ये बैक्टीरिया अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। PSA लेवल आप रेगुलर ईयरली कराओ, कुछ भी लगे तो फिर उसका आगे जांच कराओ, लेकिन रोकना पॉसिबल नहीं है। इसका डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन को ऐसे मालूम? अर्ली डिटेक्शन यही है कि आपको PSA लेवल करके आपके यूरोलॉजिस्ट से रेगुलर दिखाओ, फिर वो एग्जामिन करेंगे। रेक्टल एग्जामिनेशन से मालूम पड़ता है कि कोई डाउट है कि नहीं। 3 चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है, PSA लेवल है, रेक्टल एग्जामिनेशन है और सोनोग्राफी है। इसके बाद अगर डाउट लगे तो आगे चलना चाहिए, लेकिन हम कुछ करें और ये कैंसर नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा एज 83 है। रात को मेरे को 3-4 बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह मेरा नींद खराब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? ये 3-4 बार जो आपको यूरिन जाना पड़ता है उसके लिए पहले तो ये नक्की करना पड़े कि ये प्रोस्टेट की वजह से या एज की वजह से। कॉमनली एज की वजह से होता है। एज के साथ रात में जो हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है, इसलिए यूरिन प्रोडक्शन नाइट को बढ़ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप सोने के 2 घंटे पहले पानी बंद कर दो। अच्छा। उसके बिना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद भी परेशानी है तो दवाइयाँ है, लेकिन वो दवाइयाँ थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स वाली है तो सबको हम नहीं देते। बट आप 10 बजे सोते हो तो 8 बजे से पानी सब बंद कर दो। ये कॉमनेस्ट रेमेडी है उसका। जो लोग यहाँ बैठे हैं और स्पेशली 45-50 प्लस वाले, एक निवेदन है जो मैं सब डॉक्टर फ्रेंड्सों से समझता हूँ। जैसे मैं भी एक गोल शीट बनाता हूँ साल में, उसमें लिखता हूँ हेल्थ में रेगुलर हेल्थ, डेंटल, आई चेकअप, PSA चेकअप इंक्लूडिंग सोनोग्राफी। ऐसा जो अफोर्डेबल है और मेडिकल है ये अवश्य कराएं। बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे इस लाइन में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका आभार। 4 अगस्त को फिर मिलेंगे अपने एक पड़ोसी के साथ, समय पे मिलेंगे। खूब खूब थैंक यू वेरी मच।